दोस्तों, हिस्ट्री या इतिहास को पढ़ना हमेशा से एक जटिल समस्या रही है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि उस वक्त जिसने वो इतिहास लिखा था, क्या उस पर किसी का दबाव था या वो कोई प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा भी नई रिसर्च का सामने आना हमें कई बार अपनी किताबों को फिर से नए सिरे से लिखने के लिए मजबूर कर देता है। दुनिया में कई बार इतिहास को बार बार लिखा गया और आज हम कुछ ऐसे बदलावों पर नजर डालते हैं जो किसी न किसी कारण से इन किताबों के साथ लिए गए थे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरह इतिहास की इन किताबों को बदला गया, तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। डायनासोर्स। दोस्तों, डायनासोर्स को लेकर हमने कई बार अपने नॉलेज सिस्टम और किताबों को बदला है। जब सबसे पहली बार हमने डायनासोर्स की हड्डियां डिस्कवर करनी शुरू की थी, तब बहुत से लोगों का ये मत था कि शायद एक वक्त पर धरती पर विशालकाय इंसान रहते थे और ये उन्हीं की हड्डियां हैं। बहुत समय तक यही विचार चला, लेकिन इसके बाद हमें धीरे धीरे समझ आया कि ये कोई अलग ही स्पीशीज थी। इसके बाद हमें लगने लगा कि डायनासोर्स बड़ी बड़ी छिपकलियों की तरह होते होंगे, जो कि गलत नहीं है, लेकिन छिपकलियां कोल्ड ब्लडेड होती हैं। कोल्ड और वार्म ब्लडेड जानवरों में ये फर्क होता है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स अपना बॉडी टेम्परेचर खुद एडजस्ट नहीं कर सकते और उन्हें अपने आसपास के वातावरण पर ही निर्भर रहना होता है। लेकिन वार्म ब्लडेड एनिमल्स जैसे कि इंसान अपना बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन कर सकते हैं। सालों बाद साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि डायनासोर्स ना ही कोल्ड ब्लडेड थे और ना ही वार्म ब्लडेड, बल्कि एक अलग ही कैटेगरी थी जिन्हें मेसोथर्मिक कहा जाता है। डायनासोर्स के अलावा शार्क्स और टर्टल्स भी मेसोथर्मिक हैं, यानी वो जीव जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मन मर्जी से घटा बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन उसे मेंटेन नहीं कर सकते। डायनासोर्स के बारे में जो तीसरी चीज बार बार किताबों में बदली गई, वो थी ब्रोटनोसॉर्स के अस्तित्व को लेकर। शुरुआती दौर में इस स्पीशीज के डायनासोर्स की हड्डियां कम मिली थी, जिन्हें देखकर यह माना जा रहा था कि 70 फीट लंबे डायनासोर किसी अलग प्रजाति के हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे स्केलेटन्स के मिलने से हमें पता चला कि ब्रोटनोसॉर्स नाम की कोई प्रजाति नहीं थी, बल्कि ये एपेटोसॉरस नाम की एक प्रजाति के अवशेष थे, जिन्हें हमने ब्रोटनोसॉर्स समझ लिया। यहाँ पर ही बात नहीं रुकी दोस्तों, और इसके बाद फिर से नई रिसर्च सामने आई जिसने इन स्केलेटन्स के बोन स्ट्रक्चर को स्टडी किया और पाया कि एपेटोसॉरस से अलग प्रजाति है। अभी भी वैज्ञानिक इस बात पर बटे हुए हैं कि ब्रोटनोसॉर्स जैसी कोई प्रजाति थी ही नहीं, लेकिन किताबों के हिसाब से वो थी। इंडियन एंड पाकिस्तानी हिस्ट्री। भारत और पाकिस्तान कभी एक ही ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा थे, जिन्हें जाते जाते अंग्रेजों ने 2 टुकड़ों में बांट दिया, और इससे सबसे बड़ी परेशानी पैदा हुई इतिहासकारों के लिए। पाकिस्तान में जहां इस बंटवारे को इतिहास में उनकी एक जीत की तरह पढ़ाया गया, तो भारत में एक दुखद घटना थी। इसके बाद बंटवारे में हुए दंगों पर भी पाकिस्तान की किताबें ये कहती हैं कि भारत में रह रहे हिंदुओं और सिखों ने सबसे पहले मुसलमानों को प्रताड़ित करना शुरू किया, जबकि भारत में इसका उल्टा है। वो पाक अधिकृत कश्मीर को आजाद कश्मीर कहकर बुलाते हैं और कश्मीर के आखिरी राजा हरि सिंह को कश्मीरियों के साथ गद्दारी करने वाले राजा के रूप में देखते हैं। तो वहीं भारत की किताबों में पाक अधिकृत कश्मीर असल में पाकिस्तान का गुलाम है और भारत का ही अभिन्न अंग है, जबकि भारत का कश्मीर सहमति से भारत के साथ आया है। 1965 में हुई भारत पाक जंग को ज्यादातर लोग एक ऐसी जंग बताते हैं जिसके नतीजे के बारे में टिप्पणी कर पाना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में इस जंग के बारे में ये पढ़ाया जाता है कि भारतीय सेना को पाकिस्तान ने मजबूत कर दिया था और उन्हें रहम की भीख मांगने के लिए संयुक्त राष्ट्र जाना पड़ा, जबकि भारत का ये मानना है कि भारतीय सेना लाहौर तक घुस गई थी, जिसे बाद में लौटा दिया गया, इसलिए जीत भारत की ही हुई थी। वाइकिंग्स को आपने कई टीवी शोज और मूवीज में देखा होगा। ये वो योद्धा थे जो किसी से नहीं डरते थे और बड़ी बड़ी जंगें लड़ते थे और अपने दुश्मन को परास्त करने में जरा भी देर नहीं लगाते थे। लेकिन आज कई सदियों बाद हम वाइकिंग्स को दूसरी तरह से देखते हैं। जैसे कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि वाइकिंग्स के हेलमेट पर सींग बने होते थे, लेकिन ये सच नहीं है। कई वाइकिंग मूर्तियां ये बात कंफर्म करती हैं कि वाइकिंग्स के पहनावे में ऐसी कोई भी चीज शामिल नहीं थी। क्रिस्टोफर कोलंबस को हम लोग कई तरह के मिथकों से जोड़ते हैं। उसका बरमूडा ट्रायंगल में एक आग के गोले को देखना या फिर उसकी खतरों से भरी लंबी यात्राएं। लेकिन कोलंबस को लोग सबसे ज्यादा इसलिए याद करते हैं क्योंकि उसने अमेरिका की खोज की। कहानी ये है कि कोलंबस भारत आने का एक नया और छोटा रास्ता खोज रहा था और इसी वजह से वो इस यात्रा पर निकला, और जब उसे एक जमीन मिली थी तो उसने उसे ही भारत समझा। इसलिए आज अमेरिका के आदिवासियों को इंडियंस बुलाया जाता है। कोलंबस वहां उतरा था। आज उस जगह का नाम वेस्ट इंडीज भी इसीलिए पड़ा
क्योंकि कोलंबस ने सोचा था वो भारत है। लेकिन कोलंबस को पहला यूरोपियन व्यक्ति भी कहा जाता है जो अमेरिका तक पहुंचा, जबकि ऐसा नहीं है। कोलंबस से लगभग 500 साल पहले वाइकिंग्स भी अमेरिका पहुंच चुके थे और वो लंबे वक्त तक वहां रहे, जिसके कई सबूत वहां मिलते हैं। लेकिन वो कितने वक्त तक वहां थे और वो वहां तक कैसे पहुंचे, ये अभी भी एक गुत्थी है। कोलंबस की मौत के 300 साल बाद उनकी बायोग्राफी लिखने वाले वॉशिंगटन इरविंग ने यह भी दावा किया था कि कोलंबस को लगता था धरती गोल नहीं सपाट है। लेकिन ये भी एक झूठ है जो इसी किताब की वजह से आज दुनिया भर में फैला है। कोलंबस भली भांति जानता था कि धरती गोल है और उसे सूर्य और चंद्र ग्रहण का अनुमान लगाना भी आता था। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा दोस्तों। आइंस्टाइन ने 1915 में अपनी जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी दुनिया के सामने रखी थी, जो न्यूटन की ग्रेविटी की थ्योरी को गलत और अधूरा बताती थी। आइंस्टाइन की इस थ्योरी ने दुनिया में तहलका मचा दिया और दुनिया भर के वैज्ञानिकों को यकीन ही नहीं हुआ। फिर इन्हें इस थ्योरी को मानना पड़ा और आज हायर लेवल फिजिक्स में इसी थ्योरी का इस्तेमाल होता है। आज सभी स्पेस ट्रैवल में न्यूटन की जगह आइंस्टाइन की थ्योरी को तवज्जो दी जाती है। इस थ्योरी के आने के वक्त एक और चीज थी जिसने सबको परेशान कर दिया था। आइंस्टाइन के मुताबिक स्पेस एक फैब्रिक की तरह है जिसे खींचा जा सकता है और पहले ये एक ब्लैक होल में समाया हुआ था। वो ब्लैक होल अचानक से एक्सपेंड करने लगा और पूरा ब्रह्मांड बना। इसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। तब लोगों ने पूछा कि अगर ऐसा है तो स्पेस ने एक्सपैंड करना क्यों छोड़ा। आइंस्टाइन ने इस पर सोचा और अपनी थ्योरी में चेंज करते हुए एक कॉस्मोलॉजिस्ट कांस्टेंट ऐड कर दिया, जो ये बताता था कि एक इलास्टिक फोर्स है जो स्पेस को एक्सपैंड होने से रोकती है और आपस में खींच कर रखती है। इसके कुछ साल बाद ही एडविन हबल ने एक बड़ी डिस्कवरी की, जिससे पता चला कि हमारा यूनिवर्स स्थिर नहीं है, बल्कि बिग बैंग के बाद अब तक एक्सपैंड ही कर रहा है, यानी ऐसी कोई फोर्स है ही नहीं। इससे आइंस्टाइन बहुत शर्मसार हुए और उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर कहा और अपनी थ्योरी से इस कॉस्मोलॉजिस्ट कांस्टेंट को हटा दिया और इसे भुला दिया गया। 1990 में दो टीम्स ने यह देखना चाहा कि यूनिवर्स किस स्पीड से एक्सपैंड कर रहा है और उनकी खोज में यह सामने आया कि स्पेस की एक्सपैंड करने की स्पीड बढ़ती जा रही है। ये एक एक्सेलरेशन है, लेकिन हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन बिना फोर्स के तो होता ही नहीं है। इस फोर्स को कैलकुलेट किया गया तो पता चला ये उतनी फोर्स है जितनी आइंस्टाइन ने 70 साल पहले कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की बताई थी। बस उन्होंने कहा था कि ये स्पेस को एक्सपैंड करने से रोकती है और नई साइंस कहती थी कि ये स्पेस को एक्सपैंड करने में मदद करती है। फर्क +2 और -2 वाला था और ऐसी गलतियां तो कई बार हम भी मैथ में कर देते हैं। इसी वजह से फिर से कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को फिजिक्स में शामिल कर दिया गया और आइंस्टाइन ने जिसे अपनी सबसे बड़ी गलती कहा था वो आज कॉलेज में पढ़ाई जाती है और इसी की मदद से हम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ पा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।